Good morning students. Today topic is excretory products and their elevation. तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑस्मो रेगुलेटर्स ऑफ किडनी. ठीक है, किडनी में ऑस्मो रेगुलेटर से क्या क्या मतलब रोल्स होता है. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, इसके बिहाफ पे हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि कहने का मतलब क्या बताया था कि व्हेन बॉडी फ्लूइड इंक्रीज या बीपी इंक्रीज करता है तो क्या बॉडी में क्या फंक्शन होते हैं, क्या उसके क्या मतलब उसका क्या रोल होता है. ठीक है, तो देखो हमने इस चीज़ों को बताया था. ठीक है, हम इसको लिख दे रहे हैं पॉइंट आपको कि डिस्कस क्या कर रहे थे हम. ऑस्मो रेगुलेटर्स रोल ऑफ किडनी. ठीक है, ये हमको डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से हम लोगों ने एक के बारे में डिस्कस कर लिया था. आई होप व्हेन कि आपको समझ में आया होगा. व्हेन बॉडी फ्लूइड इंक्रीज एंड इंक्रीज बीपी. ठीक है, इस टॉपिक को हमने पढ़ा था और इसका एक्चुअली में एम क्या था. एम हमेशा एक ही चीज मैंने बताया था कि आपको समझ में आया होगा. एम हमारा बस एक ही होता है. क्या होता है कि जो यूरिन शुड बिकम हाइपरटोनिक. यूरिन कैसा होना चाहिए, हमेशा हाइपरटोनिक होना चाहिए. क्लियर है ना. इस एम के लिए हम लोगों ने दो पॉइंट पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था कि जब इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. नाउ सेकेंड पॉइंट, इसमें भी हमने देखा था कि जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ बीपी भी बढ़ता है और बीपी बढ़ने के बाद हमारा क्या बढ़ता है, उसके साथ जीपीआर, उसके बाद फिर होता है नेट फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, उसके बाद जीएफआर इंक्रीज होता है. ठीक है, उसके साथ साथ फिर हमारा जो यूरिन होता है वो कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक होता है. और हाइपरटोनिक हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होगा दैट इज नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, दूसरा उसके बारे में हमने पढ़ा था इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन. ओके, ये दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. इसमें हमने क्या बताया था वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए कि इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है वाटर वॉल्यूम को. ठीक है, उसके साथ एक्टिवेट होता है हमारे ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हो जाते हैं, हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलेट्स हो जाने लगते हैं. स्टिमुलेट क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस. जब हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या फंक्शन देगा. ठीक है, उसके बाद सारी एक्टिविटी क्रिया होती है जिससे कि हमारा वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कम होने लगता है. उसके बाद कंसंट्रेशन हाई हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से फिर से हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था. व्हेन बॉडी फ्लूइड जब इंक्रीज करता है या बीपी हमारा इंक्रीज करता है. नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा डिस्कस करेंगे हम लोग आज की लेक्चर्स में. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या करेगा, सेम पॉइंट बनेगा. व्हेन बॉडी फ्लूइड जब डिक्रीज करता है तो बीपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग है. ठीक है, एम हमारा सेम है. एम क्या रहेगा कि यूरिन शुड बिकम हाइपरटोनिक. यूरिन कैसा होना चाहिए, हाइपरटोनिक होना चाहिए. क्लियर है. अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. अब यहाँ पे पॉइंट देखना, यहाँ पे भी इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जब क्या कर देंगे जस्ट इसका अपोजिट. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, बाय डिक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन.
बाय डिक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो क्या क्या पॉइंट होते हैं ये चीजें हम देख लेते हैं। द ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। उसके साथ साथ डिक्रीज हो जाता है रीनल ब्लड प्रेशर को बीपी लिख दे रहे हैं, ठीक है, इन अफरेंट आर्टियोल, अफरेंट आर्टियोल, ठीक है। कहने के मीन्स कि जब ब्लड वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर जाएगा तो जो हमारा रीनल ब्लड प्रेशर है वो भी इफरेंट आर्टियोल में क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जिससे साइड इफेक्ट क्या होगा ये बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इन वॉल ऑफ, कंस्ट्रक्शन इन वॉल ऑफ एफरेंट आर्टियोल क्या होने लगता है, एफरेंट आर्टियोल में के वॉल में कंस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसका हमने नाम क्या दिया भाई, नाम दिया हमने मायोजेनिक कंट्रोल। क्या नाम दिया, मायोजेनिक कंट्रोल। इसी का नाम है मायोजेनिक, मायोजेनिक कंट्रोल। ओके, तो दैट मीन्स कि जब ब्लड वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है और रीनल ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एफरेंट आर्टियोल का, तो एफरेंट आर्टियोल के जो वॉल होता है उनमें कंट्रैक्शन होता है, तो उस कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं मायोजेनिक कंट्रोल। अब ये मायोजेनिक कंट्रोल क्या करेगा, हमारे जो फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हमारा उसके ऊपर हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, इसको डिक्रीज कर देगा। और जब डिक्रीज कर देगा तो क्या होगा, दैट इज डिक्रीज फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बताइए उसका यूरिन का कंसंट्रेशन हाई होगा या लो होगा, ये बताइए आप। तो यूरिन का डिक्रीशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। डिक्रीज फिल्ट्रेशन होता है और डिक्रीज फिल्ट्रेशन से क्या यूरिन कैसे हो जाता है, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक यूरिन हो जाएगा, वैसे उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हो गए हमारे। एक पॉइंट हमने क्या देखा, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसमें हमने क्या बताया था, इसका जो दूसरा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, नाउ बी पॉइंट, कि बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, उसमें हमने बताया था, क्या बताया था, कि व्हेन बॉडी फ्लूइड इंक्रीज एंड बीपी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उस समय हमने जो इसका पॉइंट बताया था बाय इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट बाय डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया। इसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हमको बस केवल किसी भी सिचुएशन में क्या करना है, यूरिन को हाइपरटोनिक लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होना है, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो रहा था, उस वाले पॉइंट्स में हम एक्टिवेट्स करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर को, ठीक है। यहाँ पे हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, किसको, ऑस्मो रिसेप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम मतलब जब डिक्रीज होगा तो स्विच ऑफ कर देंगे किसको, ऑस्मो रिसेप्टर को, ठीक है। जैसे जो भी ऑस्मो रिसेप्टर होगा वो स्विच ऑफ हो जाएगा, और जब ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएगा फिर ऑस्मो रिसेप्टर में क्या होता है, हाइपोथैलेमस का क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेट करता है, जिससे एडीएच क्या होता है, डिक्रीज हुआ था, तो वहां पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, एडीएच हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है। तो लिखोगे इंक्रीज एडीएच hormones release from post pituitary
ठीक है। और उसके बाद जब ये क्या करेगा, रिलीज करेगा ज्यादा से ज्यादा ADH, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इंक्रीज लिख सकते हो, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम, कहां से करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करेगा फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वाटर को रिलीज कर देगा, तो जो भी चीज बचेगा उस सब्सटेंस में वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से क्या हो गया, यूरिन हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, थर्ड नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। क्लियर है, तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन अब ये इसमें देखना है कि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। हमने पहले वाले में देखा था कि जब बॉडी फ्लूइड इंक्रीज करता है या बीपी हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उसमें दो प्रोसेस हमने देखा। दो हमारा एम था, हाइपरटोनिक को तो क्या यूरिन को तो हाइपरटोनिक करना, दोनों में प्रोसेस वही है। उसमें मैंने केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और वाटर रीअब्जॉर्प्शन में था, लेकिन इसमें एक प्रोसेस और आएगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, पॉइंट है बाय एक्टिवेशन ऑफ रास। क्या है, नाउ सी, बाय एक्टिवेशन ऑफ रास। अब रास मीन्स क्या होता है, पहले सबसे पहले तो रास का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेनिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्या होगा, रेनिन एंजियोटेनिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये होते हैं, रास का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चीजें यही होती है, लेकिन अब उसको इतना बड़ा ना लिखने के बाद अब इसको छोटा लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें इससे पहले हम देखेंगे एक सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसको समझने से पहले कि एक्चुअली ये रेनिन आता कहां से है। ठीक है, तो फटाफट उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे, थोड़े से सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो सेल्स होते हैं आपके DCT और सेल, ठीक है, तो ये एक्चुअली भी ये जो हमारा जो रेनिन एक्टिवेटर्स है, एक ये ऑपरेट्स करता है। इसकी जो कौन ऑपरेट करता है, इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स को ऑपरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं JGA। ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, जो जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स ये 3 सेल से बनता है। ठीक है, वो तीनों सेल्स क्या होते हैं, इसको हम फटाफट आप फिगर में भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये बनाया था, ये क्या था, वुमेन कैप्सूल्स। जस्ट इसके बाद में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये हमारा इफ्रेंटार्टियोल होता है। ठीक है, यहां पे फिर, ठीक है, सपोज दैट हमने क्या माना कि यहाँ पे DCT का सेल्स है, जो कि ऐसे जैसे हमेशा सेल्स में कुछ होल मतलब ये इस तरह से होते हैं, बीच बीच में ये होते हैं, पाए जाते हैं कुछ इस तरह टाइप के सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बेटा डार्क जैसा होता है, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा फुलफिल होता है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, ठीक है, जो DCT के सेल्स के बीच में अपर छोड़ के अंदर साइड में, ठीक है, वहां पे क्या पाया जाता है, मेकुला डेंस ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं इसको, मेकुला डेंस ऑफ सेल। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं मेकुला डेंस ऑफ सेल, मेकुला डेंस सेल ऑफ DCT। डेंस मतलब घना, मैकुलर डेंस सेल्स मतलब बहुत ही ज्यादा घना सेल्स होता है, इसके बीच में बहुत सारे मतलब पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में
DCT है क्या है ये, और इसके बीच में छोटे छोटे जो स्पेस होते हैं यहाँ पे भी बीच में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दिया, कौन सा सेल्स है भाई ये, लेसिस सेल। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये हमारा जो एफरेंट आर्टियोस होता है, एफरेंट जो आर्टियोस होता है, ठीक है, ये एक सेल से बना होता है। इसकी जो अंदर की जो इनर जो लेयर होती है वो होती है स्मूथ लेयर होती है। ठीक है, तो स्मूथ लेयर्स या स्मूथ मसल्स लेयर कुछ इस टाइप के बने होते हैं। ठीक है, इधर भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं एफरेंट आर्टियोल्स के पास। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्मूथ मसल्स लेयर कौन से सेल में प्रेजेंट होता है, अफरेंट आर्टियोल्स या एफरेंट आर्टियोल, तो आप बताओगे अफरेंट आर्टियोल में। अगर कोई ऑप्शन आता है बोथ, तो आप बोथ में भी ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, स्मूथ मसल लेयर। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया, इसका नाम क्या है, GGA। अब ये GGC क्या होता है भाई, जस्टाग्लूमेरुलर सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, जस्टाग्लूमेरुलर सेल्स, जिसे बोलेंगे GGC। ठीक है, जस्टाग्लूमेरुलर सेल। तो एक्चुअली में जो हमारा जो तीनों पार्ट्स होते हैं, ये तीनों मिलाकर के GGA, लेसिस सेल्स और मेडुला डेंस सेल्स, ये तीनों मिलकर बनाते हैं JGA, जस्टाग्लूमेरुलर ऑपरेटर्स बनाते हैं। क्लियर है ना, तो ये आपको चीजें पता चल गया। अब रेनिन कहां से निकलेगा, अभी हम बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे, पहली पॉइंट हमारा क्या बनेगा, मेडुला डेंस सेल्स। क्या बनेगा हमारा कि इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, जस्टाग्लूमेरुलर ऑपरेटर्स में क्या लिख सकते हैं कि मेड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। नाउ फर्स्ट मेडुला डेंस सेल्स। अब ये मेडुला डेंस सेल्स होता क्या भाई, एक्चुअली तो DCT में तो पाया जाता है। ये कैसा होता है, डार्क स्टेट सेल्स। कैसा होता है, डार्क स्टेट सेल्स, डार्क स्टेट सेल्स ऑफ DCT। किसका होता है, ऑफ DCT का होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, एपिथेलियम क्लोज टुगेदर, एपिथेलियम क्लोज टुगेदर या क्लोज टू ग्लोमेरुलर, ठीक है, मतलब एक ये जो एपिथेलियम होती है, जो यहाँ पे होती है इसकी एपिथेलियम, ये क्लोज टू में किसके होता है, ग्लोमेरुलर के क्या होती है, क्लोज के पास, क्लोज टू ग्लोमेरुलर, क्लोज टू कर दीजिए टुगेदर ताकि क्लोज टू ग्लोमेरुलर। क्लियर है, दूसरा पॉइंट। नाउ सेकेंड्स JGC, ग्लोमेरुलर जस्टाग्लूमेरुलर सेल्स। ये क्या होता है भाई, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स, मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ afferent arteriole। ठीक है, ये तो स्मूथ मसल्स मॉडिफाइड होते हैं एफरेंट आर्टियोल्स में, लेकिन और भी पाए जाते हैं। ठीक है, सम इन, कुछ किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। तो सम इन एफरेंट आर्टियोल। क्लियर है, पॉइंट हो गया। ठीक है, बस इसमें एक चीज और होता है इसी सेल्स के अंदर, एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये पूछा जाता है, स्टोर, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, स्टोर इनएक्टिव रेनिन। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है
कि रेनिन एक्चुअली में कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है। हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हमने रास बाय एक्टिवेटेड रास पढ़ना है, तो रास में रेनिन, एंजियोटेनिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना। तो उसमें से जो रेनिन आया, रेनिन कहाँ से आया, इस जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से आया, यहाँ से आया रेनिन, ठीक है। उसके बारे में, क्योंकि अभी इस मसल्स में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर अभी वो स्टोर है किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, अभी इसका यूज हम देखेंगे, क्लियर है ना। तो हमने ये पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट नाउ थर्ड पॉइंट हमारा क्या बनता है, क्या बचा हमारे पास, लेसिस सेल्स, ठीक है। तो लेसिस सेल्स का कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लेसिस सेल्स बस आप ऐसे ही याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलो अब आगे चलते हैं, हम रास के बारे में डिटेल करते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि एक्चुअली में ये जो रेनिन है, ये रेनिन आया कहां पे, ठीक है। रेनिन कहां से आया, ये आया एफ्रेंटाइटियोस मॉडिफाइड ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रास के बारे में, ठीक है। फटाफट पॉइंट वही हमारा चलेगा, डिक्रीज ब्लड या इंक्रीज बीपी करेंगे, डिक्रीज, तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, तो डिक्रीज जीएफआर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इसको जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करना है, नॉर्मल करना है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ सॉरी बीपी होगा, बीपी के बाद जीएफआर आएगा, और जीएफआर क्या करेगा, एक्चुअली में ये जो प्रोसेस होता है जब रास मतलब काम कराना है, तो रास में रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको एक्टिवेट कराना है, तो कहां से एक्टिवेट होगा, एक्टिवेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स, JGA, कहां से क्या होगा, JGA से एक्टिवेट होगा, क्या एक्टिवेट होगा, रिलीज रेनिन, यहां से एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो रेनिन होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज, तो रिलीज रेनिन, ठीक है। अब रेनिन जब रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा भाई, एक चीज और फॉर्म करता है। अब ये रेनिन जब रिलीज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, एनजीओ, ठीक है, क्या बनाएगा, एनजीओ, एंजियोटेनोसिनोजेन, ठीक है, क्या बनाता है, एंजियोटेनोसिनोजेंस। अब ये बताइए एक्चुअली में कहीं कहीं बुक में इसको हार्मोन्स बताया गया है, कहीं कहीं रेनिन को एंजाइम बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि रेनिन एक टाइप का एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। तो जो ये एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, उससे क्या फॉर्म हुआ, जैसे ही रेनिन एंजाइम रिलीज हुआ, जैसे वो क्या बना दिया, एंजियोटेनोसिनोजेन, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्लाज्मा प्रोटीन के बाद एक कुछ सिंथेसाइज भी करता है, क्या सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज होता है इन लिवर में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सिंथेसाइज्ड इन लिवर, ठीक है। अब एक पॉइंट और बताता है कि एंजियोस्टेनिन जो होता है, एंजियोटेनोसिन होता है, इसमें कितने अमीनो एसिड का फॉर्म करता है, 453 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, एंजियोटेनोसिनोजेंस, सिनोजेन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है।
एंजियोटेनोजन। अब आगे चलकर ये एंजियोस्टेनोजेन क्या बनाता है, एंजियोटेनिन फर्स्ट क्या बना देता है, एंजियोटेनिन फर्स्ट, क्योंकि हमारे में क्या था, रेनिन, एंजियोटेनिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, क्या बना दिया, एंजियोटेनोसिन। ठीक है, एंजियोटेनोसिन, एंजियोटेनोसिन। ठीक है, अब ये एंजियोटेनोसिन्स क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं अक्टा पेप्टाइड, या ठीक है डेका पेप्टाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, डेका पेप्टाइड। अब डेका पेप्टाइड का मतलब होता है, यहाँ पे क्या था, कितना था अमीनो एसिड, 4 5 3 अमीनो एसिड, यहाँ पे होगा 10 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब ये चल करके एंजियोटेनिन आगे चल करके फॉर्म करेगा जिसका नाम क्या है, एंजियोटेनोसिन सेकेंड, एंजियोटेनोसिन सेकेंड। ठीक है, ये एंजियोसिन्स को बोलेंगे हम ऑक्टापेप्टाइड, क्या बोलेंगे, ऑक्टापेप्टाइड। ऑक्टापेप्टाइड का मतलब होता है कि 8 अमीनो एसिड्स, कितना हो जाएगा, 8 अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसके लिए एक जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे एंजियोटेनोसिन फर्स्ट से एंजियोटेनोसिन सेकेंड बनना है, तो उसके लिए कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसको होंगे एंजियोटेनोसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कहीं कहीं पे लिखा होता है एस, कहां पे लिखा होता है, एस, एंजियोटेनोसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्योंकि एंजियोटेनिन फर्स्ट से कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है, एंजियोटेनोसिन सेकेंड्स, डेकापेप्टाइड से ऑक्टापेप्टाइड बन रहा है, उसके लिए एंजाइम भी वही होगा, एंजियोटेनिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये होता कहां पे है, इन लंग एल्वोलाई, कहां पे होता है, इन लंग एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई, क्लियर है। तो अब क्या देखना है, डिस्कस करना है, तो अब ये प्रोसेस फटाफट देख लें क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है ब्लड वॉल्यूम, तो हमारा बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा, बीपी भी डिक्रीज कर रहा है तो जीएफआर भी डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है जीजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। वो क्या करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन को रिलीज करता है, और रिलीज होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेनोसिनोजेंस। वो क्या होता है, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है जो सिंथेसाइज होता है लिवर में, 404 फैट 3 अमीनो एसिड का फॉर्म करता है, और जो रिलीज होता है, जो रेनिन होता है, वो टोटली वर्क करता है किस पे, वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिन वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही रेनिन वर्क करेगा बना देगा एंजियोटेनोसिन्स फर्स्ट, और एंजियोटेनोसिन्स को कन्वर्ट कर देता है एंजाइम एस, जो कि बना देता है एंजियोस्टेनिन सेकेंड। क्लियर है ना, जो कि होता है ऑक्टापेप्टाइड। क्लियर है ना, अब आगे बढ़ते हैं इसको। ये एक टाइप का कैसा होता है, हार्मोन होता है, ये आगे करके हम बता देते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब बेटा इसी के आगे कंटिन्यू होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये एंजियोस्टेनिन सर, ये आगे चलकर ये एक टाइप का हार्मोन होता है, अभी जस्ट मैंने बोला। ठीक है, ये आगे चलकर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है, ये एक स्टिमुलेशन पार्ट है, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड।
stimulates adrenal कार्टेक्स ग्लैंड। जो एड्रिनल कार्टेक्स ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है किडनी के अपर साइड में, ठीक है। तो उसी जो एड्रिनल ग्लैंड का जो कार्टेक्स होता है उसी से स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन, ठीक है। अगर ये स्टिमुलेट होगा, एक दूसरा पॉइंट में पहले देख लेते हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट करता है स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन। जो इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक पॉइंट और बचता है हमारे पास, नाउ थर्ड पॉइंट, ठीक है। स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस, स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो एंजियोस्टेनिन सीक्वेंस होता है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि पहले होता है स्टिमुलेट्स एड्रिनल कार्टेक्स ग्लैंड, सेकंड स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन, थर्ड होता है स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस। ये आगे चलकर क्या फॉर्म करेगा और ये आगे चलकर क्या फॉर्म करेगा और ये आगे चलकर क्या फॉर्म करेगा, एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट होता है जब हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा भाई, जब हमारे हाइपोथैलेमस मतलब एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, तो हमको प्यास लगेगी। क्या लगेगा, प्यास लगेगा। इसे कहते हैं इंक्रीज थ्रस्टिंग, ठीक है। और जब थ्रस्टिंग होगा तो फिर क्या होगा, THIRST, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो पानी पीने की क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यही हार्मोन्स होते हैं, मतलब एंजियोस्टेनिन हार्मोन्स की वजह से हमको प्यास भी लगता है। अब ये वर्क किस पे कर रहा है, ये डिपेंड करता है। तो ये वर्क कर रहा है, मान लीजिए हाइपोथैलेमस को हमारे इंक्रीज कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, तो हमको प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगा। और स्मूथ मसल्स कंस्ट्रक्शन क्या करेगा हमारा, ये करेगा वैसो कंस्ट्रक्शन। किसमें हेल्प करता है, ये वैसो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ये इसका भी काम हो गया। अब नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज स्टिमुलेट एड्रिनल कार्टेक्स ग्लैंड। जब ये स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, ठीक है। इसके स्टिमुलेट से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स या एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या हो जाएगा भाई, रिलीज होगा। अब क्या फायदा होता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स, जैसे ही ये हार्मोन्स क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा, तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स किसको रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करना था, सोडियम को, ठीक है। तो लिख दोगे, क्या लिखोगे कि इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। कौन करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। अब कहां से सोडियम कहां से निकलता है, फ्रॉम DCT। कहां से निकलता है, फ्रॉम DCT। एंड और भी काम करता है, ठीक है। क्या करता है, फ्रॉम DCT एंड एक्सचेंज भी कुछ करता है। क्या करता है, इन एक्सचेंज विथ पोटेशियम, इन एक्सचेंज विथ पोटेशियम। और ये क्या करता है, इसके साथ साथ एक्सचेंज भी करता है। और जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा, वाटर का भी ज्यादा लेगा, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, वाटर भी सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, फ्रॉम DCT एंड कहां से होता है, कलेक्टिव डक्ट से, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा, एल्डोस्टेरॉन्स ये जो हमारा होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स, एंजियोटेनिन रिलीज हुआ था। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रास एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके एक्चुअली में, ठीक है, ये तीनों पॉइंट, ये
ये और ये तीनों पॉइंट मिल करके क्या करते हैं, क्या करेंगे, उसी पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर करके लिख दें कि ये तीनों पॉइंट मिल करके उधर से क्या करते हैं भाई, ये नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम क्या करते हैं, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। और जब नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा तो जीएफआर कैसा होगा भाई, सॉरी नॉर्मल बीपी हो जाएगा, नॉर्मल बीपी। और जब नॉर्मल बीपी हो जाएगा तो उससे क्या मतलब होगा कि नॉर्मल जीएफआर भी हो जाएगा, तो नॉर्मल जीएफआर। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट में क्या करना था कि ये तब होगा नॉर्मल जीएफआर जब ये तीनों फंक्शन करेंगे, स्टिमुलेट होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। कब ज्यादा होगा, जब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा, और ये वासोकॉन्स्ट्रक्शन में भी हेल्प करेगा और हमको ड्रिंकिंग भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, फिर हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जिस वजह से हमारा रेनिन का एक्टिवेट होना प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल जीएफआर का। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, बस बेटा एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके साथ साथ हम एक प्रोसेस और देख लेंगे। क्या देखेंगे कि रोल ऑफ एएनएफ क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट सा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंस। ठीक है, रोल ऑफ एएनएफ। तो एएनएफ होता क्या है भाई, इसको बोलते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक। अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे नेट्री यूरेटिक लिखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर इसको नाम से जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, एट्रियल कहाँ पे पाया जाता है, हार्ट में, एट्रियल सिस्टम। नेट्री मतलब होता है यहाँ पे, नेट्री का मतलब यहाँ पे सोडियम से लिंक कराया गया है। यूरेटिक आपको पता है यूरिया से रिलेशन है, और उसमें ये सोडियम का क्या क्या फैक्टर होता है जो कि एट्रियल से रिलेशन किया गया, वो पूरी चीजें हम देखेंगे रोल एएनएफ में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ आरएस। ये सबसे अपोजिट किसका होता है, इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ रास। रास क्या करता है, रास का हमेशा जो भी प्रोसेस रास का हुआ था उसी का जस्ट ये अपोजिट होगा। ठीक है, कैसे अपोजिट होगा उसको कुछ देता हूं फटाफट। विचार करते हैं, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो आगे क्या होगा, बीपी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बीपी बढ़ता है तो रास में क्या होता है, बीपी बढ़ने के बाद उसका जीएफआर वैल्यू भी घट जाता था, लेकिन उसका क्या होगा, बीपी बढ़ जाने के बाद क्या होगा, गोज टू आरए ऑफ हार्ट। कहां जाएगा ये, गोज टू आरए। आरए का मतलब होता है, आरए का मतलब राइट एट्रियोल्स। ठीक है, राइट मतलब राइट एट्रियल्स। राइट एट्रियल्स कहां पे होता है, हार्ट के राइट एट्रियल्स में ये चला जाता है। ठीक है, अब ये गोज टू राइट एट्रियल्स ऑफ हार्ट, आगे कहां जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, रास में क्या था कि जब देखो रास के जस्ट यहाँ पे अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ एएनएफ। क्या वर्क करेगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ एएनएफ। अब ये जब इंक्रीज होगा तो कहां से हो रहा है, फ्रॉम वॉल ऑफ
फ्रॉम वॉल ऑफ, किससे, कौन से वाल से करेगा, ऑफ आर ए, राइट एट्रियल से। ठीक है, जैसे ये हार्ट के राइट एट्रियल्स में जाता है तो वहां से जो राइट एट्रियल्स की जो वॉल होते हैं वहां से एएनएफ क्या होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स जो होता है वहां से वो रिलीज होता है, और जैसे ही वो रिलीज होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, रिलीज होने के बाद वो क्या जाता है, ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एक फंक्शन में जाता है जिसको बोलते हैं हम इनहिबिट जेजीए, इनहिबिट जेजीए। ठीक है, क्या करता है, ये जो ऑपरेटर्स होता है जस्टा ग्लोबुलर ऑपरेटर्स को क्या करता है, ये एनएफ उसको इनहिबिट कर देता है। दूसरा क्या करता है, वासोडायलाटर, वासोडायलेटर करता है। ठीक है, जब इनहिबिट हो जाएगा जेजीए तो क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, लेकिन जब वासोडायलेटर होगा तो यहाँ पे जो बीपी हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, डायलेटर कहने के मतलब जो उसका जो बीपी होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और जब ये जेजीए इनहिबिट हो जाएगा तो फिर रेनिन का हमारा जो रिलीज हुआ था वो कैसा हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो इनहिबिट रेनिन, क्या इनहिबिट हो जाएगा, रेनिन सिक्रीशन, सिक्रीशन रेनिन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और जैसे रेनिन का सिक्रीशन रुक जाएगा उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन, और जो जैसे ही जब डिक्रीज हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन तो आगे चलकर ये एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है बताओ भाई, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कराता था, तो सॉरी वाटर कह रहे, सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन कराता था, तो सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा कम, ज्यादा हो जाने लगेगा। ठीक है, तो इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डीसीटी फ्रॉम डीसीटी, और ये उसके साथ इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम क्या करता था, पोटेशियम का क्या करता था, एक्सचेंज भी करता था। अब उसके साथ साथ अब ये आगे चलकर क्या फंक्शन करेगा, जब सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो उससे इसका जो ब्लड वॉल्यूम होगा फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, उसमें जस्ट RAS का अपोजिट होता है, इसलिए बोला जाता है, इसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एनएफ का एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसका है, रास का। ठीक है, ये पूछेगा रास का एंटागोनिस्ट क्या है, तो एनएफ बता देंगे, जस्ट उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये चीजें अब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट। ठीक है, बस आपका टॉपिक है। फिर हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। बस इसमें केवल एक दो पॉइंट लिखना है, लिखना क्या आपको बताना है, आप वैसे ही आप भी बता दीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको तो क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स है, रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, मतलब जीएफआर को कौन कौन रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कौन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, और जीएफआर का मतलब होता है ब्लड वॉल्यूम और बीपी, दोनों आते हैं इसमें, ब्लड वॉल्यूम और बीपी। ठीक है, तो बीपी को कौन कौन, बीपी और ब्लड वॉल्यूम को कौन कौन रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तीन ही पॉइंट था हमारे पास रेगुलेशन करने के लिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट कौन था भाई, एडीएच हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा एल्डोस्टेरॉन, और तीसरा क्या था हमारे पास, एएनएफ। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स होते हैं जो जीएफआर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो आई होप कि आपको मेरी बातें सारी समझ में आया होगा, सारे टॉपिक आपको मैंने बता दिया। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऑफ किडनी। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ किडनी में हमने क्या पढ़ा कि जब
जब बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, इंक्रीज होता है या बीपी इंक्रीज करता है, एक मैंने पहला पॉइंट ये पढ़ा था। और जब बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, डिक्रीज करता है या बीपी डिक्रीज करता है तो क्या क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बाय एक्टिवेशन ऑफ रास के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या कुछ रूल्स पढ़े हमने किसके, एनएफ के बारे में, एट्रियल्स नाइट्रियूरेटिक्स फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बताया कि कुछ क्या जेएफआर में कौन कौन रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन करता है, तो एडीएच, एल्डोस्टेरॉन और एनएफ, ठीक है। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।